मनीष और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 दैट इज फेडरलिज्म। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज पावर शेयरिंग। अब फेडरलिज्म क्या होता है, सबसे पहले बेसिक चीज़ ये बता देती हूँ, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। फेडरलिज्म क्या होता है, जो हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ी थी हमारी प्रीवियस चैप्टर में, तो उसमें हमने क्या देखा था कि मेनली दो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होती है। हम हॉरिजॉन्टली पावर को शेयर करते हैं और वर्टिकली पावर को शेयर करते हैं। हॉरिजॉन्टली क्या होता है कि मतलब हॉरिजॉन्टल है, सब एक ही लेवल पर सारी गवर्नमेंट्स ऑर्गन्स बैठे हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वहाँ पर सबकी पावर अलग मतलब एक है, लेकिन वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट। और जब हम वर्टिकल पावर में देखें तो अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट बैठी है। सबसे ऊपर गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी सबसे ज़्यादा पावर है उनके हाथ में। जो उनके नीचे गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, उनके पास कम पावर है। और सबसे ज़्यादा नीचे म्यूनसिपैलिटी, विलेज पंचायत, उनके पास सबसे कम पावर है, राइट। तो जो वर्टिकल फॉर्म है पावर की, उसको हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम या फिर फेडरलिज्म। और उसी के बारे में, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के बारे में आज हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। ये पूरा चैप्टर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के बेसिस पर ही होने वाला है। जब हम वर्टिकली पावर को शेयर करते हैं, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, फिर उससे नीचे मतलब विलेज में, विलेज पंचायत वगैरह, म्यूनिसिपैलिटीज़ में, तो उसको ही फेडरलिज्म बोलते हैं, राइट। और इस फेडरलिज्म के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना। सो इन बेल्जियम वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दिस पावर्स टू द रीजनल गवर्नमेंट, राइट। तो जो हमने पहले हमारा मतलब वो वाला चैप्टर पढ़ा था पावर शेयरिंग, तो उसमें हमने क्या देखा था कि वहाँ पर एक मेन चीज़ बेल्जियम में क्या थी। जब हमने बेल्जियम का मॉडल पढ़ा था कि भाई वहाँ पर क्यों लड़ाई नहीं हुई बेल्जियम में, उसका एक मेन रीज़न ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा ऊपर जो बैठती है, पूरी कंट्री को जो गवर्न करती है, उस गवर्नमेंट से पावर लेकर वो अपने नीचे नीचे जो पावर है, जो नीचे नीचे गवर्नमेंट है, उनको पावर बांट रहे थे। क्योंकि देखो, जब एक मतलब हेड होती है पूरी कंट्री की, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, तो पूरी कंट्री को एडमिनिस्टर नहीं कर सकती स्मूथली। लेकिन अगर हम उसके नीचे भी गवर्नमेंट बिठा दें, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह, तो वो फिर अपने गवर्निंग मतलब जो उनका एरिया है उसको गवर्न करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, राइट। तो बेल्जियम में उन्होंने क्या करा था, उनका एक जो की चेंजेस था जो उन्होंने बनाया था वो यही था, मेड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को तो रिड्यूस कर दिया, और उस पावर को जो उन्होंने रिड्यूस की है उसको नीचे वाली गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। एंड टू गिव दिस पावर्स टू द रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट यानी कि जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट है जिस भी रीजन में, उसको दे दी, राइट। आफ्टर 1993 रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। 1993 से पहले बेल्जियम में क्या होता था कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर पहले से भी एग्जिस्ट करती थी, रीजनल गवर्नमेंट वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, पहले से ही थी, लेकिन उनके पास अपनी खुद की पावर नहीं होती थी। मतलब उनको कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट पावर दे देती थी और कभी भी उनसे विड्रॉ कर लेती थी। लेकिन 1993 के बाद उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अमेंडमेंट की, चेंज किया कि 1993 के बाद जो वहाँ पर रीजनल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, उनके पास उनकी खुद की पावर होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट विथड्रॉ नहीं कर सकती, राइट। उनके पास उनका खुद का सब कुछ एक तरह से मटेरियल होगा जो वो कर सकती है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रोक थेक करने वाली नहीं है, ठीक है। सो आफ्टर 1993 रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे कि मतलब वो डिपेंडेंट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट पर। सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे विड्रॉ नहीं कर सकती थी, उन्हें कुछ मांगना नहीं पड़ता था सेंट्रल गवर्नमेंट से। उनका खुद का एक तरह से वो अलग टाइप की गवर्नमेंट बन चुकी थी, रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट, राइट। बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म। अब यूनिटरी फॉर्म क्या होती है मैं यहाँ पर बेसिक सा बता देती हूँ, वो हम अलग अभी टॉपिक में पढ़ेंगे। यूनिटरी फॉर्म क्या होती है और फेडरल फॉर्म क्या होती है। यूनिटरी फॉर्म क्या होती है, या तो वहाँ पर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, नीचे वाली कोई गवर्नमेंट हो ना, और अगर वहाँ कोई गवर्नमेंट हो नीचे लेवल पर गवर्नमेंट, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, विलेज पंचायत, अगर ये गवर्नमेंट होती भी हैं तो उनसे कभी ना कभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मतलब पावर ले लेती है, विड्रॉ कर लेती है, अपनी चलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर। तो जहाँ पर अधिकतर सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है उसको हम बोल देते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, राइट। फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट में दो या फिर दो से ज़्यादा मतलब पावर मतलब दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट होती है अलग अलग लेवल पर। एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई जो कि पूरे कंट्री की गवर्नमेंट है, फिर रीजनल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हो गई, फिर विलेज पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई, राइट। यहाँ पर क्या है कि जो उनके पास पावर है ना स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर नीचे वाली गवर्नमेंट के पास, वो विड्रॉ नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट, और उन्हें कुछ मतलब बताना नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई हमने ऐसा करना नहीं। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर होती है फेडरल गवर्नमेंट में। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यही डिफरेंस है। तो एक होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी में एक गवर्नमेंट होती है, अगर दो तीन होती भी है तो उनकी चलती नहीं है, एक की ही चलती है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, दो से ज़्यादा गवर्नमेंट होती है, दो या फिर दो से ज़्यादा, अधिकतर कंट्रीज में दो ही होती हैं, ठीक है।
और जो होती है ना वो 2 या फिर 3, उनकी खुद की, उनके पास गवर्निंग एरिया होता है, जुरिस्डिक्शन एरिया जिसको हम बोलते हैं, और उन्हें मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अपोज नहीं कर सकती, ठीक है। तो फेडरल फॉर्म में और यूनिटरी फॉर्म में ये डिफरेंस है। बेल्जियम पहले यूनिटरी फॉर्म हुआ करती थी, लेकिन अब वो चेंज किससे हो गई, मतलब फेडरल फॉर्म से हो गई। अब वहाँ पर मतलब पहले भी वहाँ पर 2 गवर्नमेंट थी लेकिन उनकी चलती नहीं थी, लेकिन अब जो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है, रीजनल गवर्नमेंट है, उनकी वहाँ पर चलती है, उनकी मतलब उन पे मतलब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट थोप नहीं सकती अपनी चीज़, ठीक है। तो बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल गवर्नमेंट, बेल्जियम यूनिटरी से फेडरल गवर्नमेंट में मतलब तरह से चेंज हो चुकी है, राइट। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द रीजनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो बेल्जियम में तो ऐसा हो गया, चलो यूनिटरी से फेडरल सिस्टम में बेल्जियम जो है कन्वर्ट हो चुकी है। श्रीलंका का क्या, जो हमने वो एग्जांपल देखा था, तो श्रीलंका अभी भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है, वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर मतलब ही उनकी ही चलती है, ठीक है। वहाँ पर अगर कोई नीचे वाली गवर्नमेंट है भी तो उनकी नहीं चलती, जैसे कि और जो गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पर उनकी नहीं चलती है, राइट। वेयर द रीजनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स, तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। अब वहाँ पर श्रीलंका में कौन कौन सी एथनिक कम्युनिटीज़ थी, याद करो। वहाँ पर एक तो थे सिन्हाला कम्युनिटी वाले और एक थे तमिल कम्युनिटी वाले, ठीक है। सिन्हाला मेजॉरिटी में थे, तमिल माइनॉरिटी में थे। तो तमिल जो माइनॉरिटी में थे तो उनके लीडर्स तो चाहते थे कि भाई यहाँ पर फेडरल सिस्टम हो, क्योंकि उनका अच्छा होगा, क्योंकि भाई वो माइनॉरिटी में है, उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा। तो तमिल लीडर्स चाहते थे कि हमारा कंट्री एक फेडरल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए, राइट। अब फेडरलिज्म क्या होता है, इस चैप्टर का नाम फेडरलिज्म है। अब इसके एक मेन डेफिनेशन देख लेते हैं जो आप एग्जाम्स में राइट करके लिख सकते हो या फिर उसमें कुछ अपने आप से बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हो, राइट। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का इन विच द पावर इज डिवाइडेड, जिसमें पावर डिवाइड होती है, राइट, बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास जाती है पावर जो कि पूरी कंट्री या फिर स्टेट को गवर्न करती है, और उसकी जो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं कि जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पर उनके अलग अलग लीडर्स बन जाते हैं। एक पूरी कंट्री की गवर्नमेंट और फिर रिस्पेक्टिव स्टेट्स की गवर्नमेंट हो जाती है, और फिर मतलब उससे नीचे भी पावर कभी कभी शेयर हो जाती है, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटीज़। तो फेडरलिज्म की एक बेसिक आपको डेफिनेशन समझ आ गई। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, राइट। यूजुअली अ फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब फेडरेशन के यूजुअली अधिकतर अगर हम देखें तो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक तो पूरी कंट्री की गवर्नमेंट और एक स्टेट की गवर्नमेंट, राइट। यूजुअली यानी कि अधिकतर हमारी कंट्री में तो 3 टायर्स हैं गवर्नमेंट के, एक सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर पंचायती राज सिस्टम या फिर सिटीज़ में म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। तो फेडरेशन के मेनली 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक तो गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री के लिए गवर्नमेंट, और दूसरी है गवर्नमेंट एट स्टेट और रीजनल लेवल, कि एक गवर्नमेंट पूरी स्टेट या फिर रीजनल लेवल पर, ठीक है। अब जो पूरे कंट्री की गवर्नमेंट है ये क्या करती है, यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। ये अधिकतर रिस्पॉन्सिबल होती है मतलब कुछ ही सब्जेक्ट्स के लिए जो कि पूरे देश के लिए ज़रूरी हैं, उन सब्जेक्ट्स को गवर्न करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। फिर अगर हम देखें हमारी स्टेट गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट एट स्टेट और रीजनल लेवल, अब वो क्या करती है, सो लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द स्टेट, जो मतलब वहाँ पर एक स्टेट उन्हें दी गई है वो उसको गवर्न करती है। दिन में जो भी यहाँ पर क्राइम्स हो रहे हैं, जो भी यहाँ पर कुछ मतलब उन लोगों को चीज़ें चाहिए स्टेट में, उन सब चीज़ों को गवर्न करती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। मतलब पूरे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में आया, स्टेट गवर्नमेंट के, और पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में आया, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जो कि मतलब गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री होती है। तो आपको 2 टर्म समझ आई, राइट। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और फेडरल सिस्टम की ये एक अलग ही पावर है, फेडरल मतलब फेडरलिज्म में ये अलग ही मतलब इनको दोनों गवर्नमेंट को एक अलग ही इच्छा दी गई है कि आपकी अलग अलग पावर है और आप इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्टेट गवर्नमेंट पर थोप नहीं सकती और स्टेट गवर्नमेंट कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट पर नहीं थोप सकती, अलग अलग अपने जुरिस्डिक्शन एरिया में वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। सो बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म मतलब वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जब हम पावर को ऐसे डिवाइड करते हैं कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट होती है, और जब वो गवर्नमेंट होती है उनकी चलती भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर कुछ थोप नहीं सकती, वो इंडिपेंडेंट होती है। बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल से हमने देखा फेडरेशन में 2 लेवल की गवर्नमेंट होती हैं, एक पूरी कंट्री के लिए, एक पूरे स्टेट के लिए। तीसरे लेवल की भी होती है कोई कोई कंट्री में, जैसे इंडिया हमारे यहाँ पर जैसे तीसरे लेवल की गवर्नमेंट है विलेजेस या फिर सिटीज़ के लेवल पर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर 2 टर्म समझ लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आगे कॉमनली यूज़ होने वाली है। वो 2 टर्म है यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम। आई मैंने बेसिक्स इसके बारे में अभी आपको पहले ही बताया था, अब इसको डिटेल में समझते हैं। यूनिटरी सिस्टम क्या होता है और फेडरल सिस्टम क्या होता है,
ठीक है। तो यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, आइदर देयर इज वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम में या तो एक ही तरह की गवर्नमेंट होती है, एक ही टाइप की गवर्नमेंट होती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है भाई, जो पूरे कंट्री को एडमिनिस्टर करती है, या तो वही गवर्नमेंट होती है, या फिर अलग स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर विलेजेस की, म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत सिस्टम होता भी है। अगर और टाइप की गवर्नमेंट होती है नीचे लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह अगर वो होती भी है ना, तो उनके पास खुद की कोई पावर नहीं होती है, ठीक है। वो सब ऑर्डिनेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी उन्हें वो बेचारी वही करेंगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या बेसिक्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। और यहाँ पर क्या हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो सबसे मतलब मेन गवर्नमेंट है पूरी कंट्री की, वो इनके पास ऑर्डर पास कर सकती है लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास, और इनको वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये तो हुआ हमारा एक यूनिटरी सिस्टम। दूसरा होता है फेडरल सिस्टम, राइट। इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कह नहीं सकती, उस पर कुछ ऑर्डर नहीं कर सकती, उसके पास खुद की पावर होती है, वो उसको ही फॉलो करेगी, राइट। सो इन अ फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ऑर्डर नहीं कर सकती, ठीक है, कुछ भी करने के लिए कि भाई मैं तुम्हें ये ऑर्डर देती हूँ, तुम्हें ये करना पड़ेगा, नहीं, वो उनकी मानी नहीं जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की खुद की पावर होती है, फॉर विच, जिसके लिए इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके लिए उसे जवाबदेह नहीं होना सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई हाँ मैंने इतने पैसे वहाँ लगा दिए, इतने पैसे वहाँ लगा लिए, कुछ उन्हें आंसर्स नहीं देने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। उनके पास खुद की पावर है, वो अपनी स्टेट को एडमिनिस्टर करना खुद से जानती है, ठीक है। तो ये फर्क है यूनिटरी सिस्टम में और फेडरल सिस्टम में। यूनिटरी सिस्टम में एक टाइप की गवर्नमेंट होती है, 2-3 टाइप की गवर्नमेंट होती भी है तो उनकी कुछ पावर नहीं होती। यहाँ पर 2-3 टाइप की गवर्नमेंट होती है, उनकी खुद की पावर होती है, जिनके लिए वो आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, या फिर उन्हें कोई जवाब नहीं देना सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। तो बेसिक सा डिफरेंस आपको समझ आया इन दोनों के बीच में। नाउ बोथ दीज गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। तो ये जो गवर्नमेंट हमारी फेडरल सिस्टम में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये अलग अलग तरीके से लोगों को जवाब देती है, मतलब अलग अलग सेपरेटली आंसरेबल है लोगों के सामने। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के आंसर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कमी करती है तो उसके आंसर स्टेट गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अपने एरिया के, जिनका जुरिस्डिक्शन एरिया है, वो उसमें कुछ भी गलती करते हैं, कुछ भी गलत करते हैं, तो उसमें वो आंसरेबल है लोगों के साथ, लोगों के सामने, मतलब, और वो भी बिल्कुल अलग तरीके से सेपरेटली। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, या फिर अगर कोई गलती सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम अच्छे समझ आ गया होगा, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है और फेडरल सिस्टम क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की ओर। अब हम देखेंगे सम की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म के और कौन कौन से फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, और किस कंट्री को हम फेडरल कंट्री कह सकते हैं अगर वो कंट्री जो है ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हो तो, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 इन फंक्शंस को, इन की फीचर्स को फेडरलिज्म के पढ़ने वाले हैं, जो फेडरलिज्म के मेन पॉइंट्स हैं, इनके बिना फेडरलिज्म बन ही नहीं सकता, राइट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट में फ़र्क इसी चीज़ का होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही गवर्नमेंट होती है, 2-3 गवर्नमेंट होती है तो उनकी चलती नहीं है, ठीक है, तो एक ही गवर्नमेंट मान सकते हो। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में एक गवर्नमेंट नहीं होती, वहाँ पर 2 या फिर उससे ज़्यादा गवर्नमेंट होती है। 2 गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी गवर्नमेंट आ सकती है विलेज के, मतलब अगर हम देखें टाउन्स के उस पर, या फिर विलेज के उस पर, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई या फिर विलेज पंचायत वगैरह हो गई, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो थर्ड टायर भी गवर्नमेंट का आ जाता है। लेकिन अधिकतर अगर हम देखें तो सिर्फ 2 फॉर्म्स होती है यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट की, 2 टायर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो देर आर 2 और मोर लेवल्स, 2 या फिर 2 से ज़्यादा, इन्हें हम टायर्स भी बोल सकते हैं ऑफ गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम में, ठीक है। सो द सेकेंड पॉइंट इज डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। तो जो डिफरेंट टायर्स है गवर्नमेंट के, वो सेम सिटीजन्स को ही गवर्न करते हैं। अब इसके मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। समझ लो यहाँ पर ये है हमारी कंट्री, ठीक है, ये हमारी छोटी सी कंट्री इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर कौन सी गवर्नमेंट बैठी है, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, ठीक है, और उसके नीचे कौन सी गवर्नमेंट बैठी है, स्टेट गवर्नमेंट बैठी है, ठीक है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो पूरी इंडिया को गवर्न करेगी, यानी जो हमारी पूरी इंडिया है उसको देखेगी, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक स्टेट को, छोटी छोटी स्टेट्स को देखेंगी, ठीक है। तो समझ लो मेरा नाम वरीशा है और मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, यूपी में रहती हूँ, मतलब इंडिया के, जो कि एक स्टेट है, ठीक है। तो समझ लो एक इंसान है, वो यूपी में रहती है, ठीक है। अब वो वहाँ के मिनिस्टर से भी गवर्न हो रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनसे भी गवर्न हो रहे हैं, ठीक है। और अगर हम पूरी कंट्री में देखें तो मैं
एज अ मतलब उत्तर प्रदेश के होने के कारण, मतलब यहाँ के होने के कारण, यहाँ के सिटीजन होने के कारण इंडिया के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी गवर्न हो रही हूँ एक साथ ही, और जो हमारे सीएम हैं उनसे भी गवर्न हो रही हूँ, ठीक है। तो मैं स्टेट मिनिस्टर से भी एक साथ गवर्न हो रही हूँ और पूरे जो हमारे कंट्री की मतलब गवर्नमेंट है उनसे भी एक साथ गवर्न हो रही हूँ, ठीक है। यानी कि हम सेम सिटीजन्स को ये दोनों गवर्न करते हैं, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक स्टेट को गवर्न कर रहे हैं, यूपी को, यहाँ पे पूरी इंडिया को गवर्न कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी इंडिया गवर्न कर रहे हैं, उसमें यूपी भी आ रहा है जिसको ऑलरेडी कोई मतलब जो मिनिस्टर है वो गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेम पर्सन हूँ और मैं दोनों मिनिस्टर से क्या हो रही हूँ, गवर्न हो रही हूँ, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। तो यहाँ पर क्या होता है, उनका स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन होता है। दोनों गवर्नमेंट है, तो हमारी सेंट्रल भी गवर्नमेंट है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी है, लेकिन ये जो दोनों गवर्नमेंट हैं, मतलब जो दोनों गवर्नमेंट हैं उनका स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन क्या होता है, ठीक है। अब जुरिस्डिक्शन क्या होता है, द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। जुरिस्डिक्शन वो एरिया होता है जिसमें किसी के पास लीगल अथॉरिटी होती है कि भाई ये मेरा एरिया है, यहाँ पर मैं ही गवर्न करूंगा, करूंगी, एडमिनिस्टर करूंगा, करूंगी, ठीक है। द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल जोग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट। वो है ना, मतलब जोग्राफिकल एरिया होता है कि भाई इतना एरिया तुम्हें अलॉट कर दिया गया है, तुम यहाँ के स्टेट मिनिस्टर हो। जैसे हम हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारा ये एरिया है, तुम्हें इसको गवर्न करना है, ठीक है। तो उनके पास स्पेसिफिक ये जुरिस्डिक्शन है उनका, इसको हम जुरिस्डिक्शन बोलेंगे, ठीक है, जुरिस्डिक्शन, राइट। और जो यहाँ पर हमारे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका पूरा ये एरिया हुआ, वो मतलब इस पूरे एरिया को ये मतलब पूरा एरिया उनका जुरिस्डिक्शन है। तो ये जो जोग्राफिकल फिजिकल एरिया होता है उसको हम जुरिस्डिक्शन बोलते हैं, जहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेशन, यानी कि मतलब वहाँ पर उन्हें कानून वगैरह लगाने का पूरा एक तरह से हक है। वहाँ पर वो टैक्स लगा सकते हैं अपने एरिया में, उस एरिया को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर जो भी चल रहा है वो सब उनका एरिया है, तो वहाँ पर वो सब कर सकते हैं, राइट। तो जुरिस्डिक्शन समझ आया। यहाँ पर दोनों टाइप की गवर्नमेंट है, वो सेम ही सिटीजन को गवर्न कर रही है, ठीक है। अब मैं एक इंडियन सिटीजन भी हूँ और मैं उत्तर प्रदेश की सिटीजन भी हूँ, ठीक है। तो मैं मतलब सेम सिटीजन हूँ ना, और मुझे दोनों टाइप की गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, तो इसीलिए सेम ही सिटीजन को गवर्न करते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन होता है कि तुम्हारा एरिया ये है, तुम्हें ये गवर्न करना है, तुम्हारा एरिया उन्हें ये अलॉट कर दिया जाता है स्टेट वाइज, ठीक है। तो ये मतलब डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो डिफरेंट टायर्स है गवर्नमेंट की, सेम सिटीजन को ही गवर्न करती है, इंडियन सिटीजन्स को, बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, लेकिन उनका खुद का एक एरिया होता है इन विच स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, कि भाई तुम्हें यहाँ पर लेजिस्लेशन करना है, यहाँ पर टैक्स लगाना है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो दूसरा की फीचर फेडरलिज्म का ये है। थर्ड है द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो जुरिस्डिक्शन है, जो उनका एरिया उन्हें लीगली दिया गया है कि भाई तुम्हारा लीगली एरिया है, तुम इसमें ही गवर्न करोगे अपने सिटीजन्स को, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई है, अलग से लिख दिया गया है। तो कोई भी लड़ाई होने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिख दिया गया है, ठीक है। कोई डिस्प्यूट्स यहाँ पर अराइज नहीं होने वाले, ठीक है। रिस्पेक्टिव उनके लेवल्स और टायर्स जो है गवर्नमेंट के, उन्हें मतलब स्पेसिफाई कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है उनके जुरिस्डिक्शन को। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी, तो हम ये नहीं कह सकते भाई ये तुम्हारा एरिया नहीं है। तो जो एग्जिस्टेंस और अथॉरिटी है ना ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट की, वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, यानी कि हम उसको बदल नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, हम ये नहीं कह सकते भाई ये तुम्हारा एरिया नहीं है, ठीक है, यहाँ पर तुम गवर्न नहीं कर सकते, तुम्हारा जुरिस्डिक्शन एरिया नहीं है, वो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जा चुका है। तो मतलब वो जो है उसका एग्जिस्टेंस अथॉरिटी हमें पता है भाई वो है, उनका ही एरिया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि भाई ये किसने बना दिया। फोर्थ है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमने यहाँ पर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट अभी पढ़े हैं, फेडरल फॉर्म में 2 या फिर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, 2 समझ लेते हैं अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब ऐसा नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग से चली गई, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करके आती हूँ, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है मैं तो गवर्नमेंट मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें कुछ चेंजेस करके आती हूँ। नहीं, अब वो जो दोनों हैं उनका अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, उनकी मर्जी चलती है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाना है तो दोनों को एक साथ बैठ के मीटिंग करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, दोनों के हित में ही, वो दोनों के मतलब अगर वो दोनों डिसीजन लेती हैं जब ही जाकर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है, राइट। सो द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरल चेंज, कोई एक गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं कर सकती। सच चेंजेस रिक्वायर, इन चेंजेस के लिए रिक्वायर होता है क्या, द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कंसेंट दोनों की इजाजत, दोनों ही लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की, कि भाई हाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। फिफ्थ है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब जो कोर्ट्स हैं हमारे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, उनके पास पावर है कि अगर इनमें कोई डिस्प्यूट अराइज होता है इन दोनों टाइप की गवर्नमेंट में, तो उनके डिस्प्यूट्स को हल करना या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, बदलना, राइट। एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और जो उनकी पावर है इनको कम ज़्यादा करना भी किसके हाथ में है, हमारे कोर्ट्स के हाथ में।
द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर, जो हमारा हाईएस्ट कोर्ट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, वो एम्पायर की तरह यहाँ पर आता है, मतलब एक्ट करता है। इफ डिस्प्यूट अराइज, अगर इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जब इनके बीच में लड़ाई होगी, क्यों होगी लड़ाई, इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर, समझ लो वो एक्सरसाइज कर रही हैं यानी कि अपना काम कर रही हैं और मतलब उनमें कुछ लड़ाई हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी नहीं मान रही, मतलब कुछ भी अगर उन्हें ऐसा लगता है हमारे बीच में लड़ाई हो रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर अपने डिस्प्यूट्स को हल करा सकते हैं। सिक्स्थ है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। और जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है यानी कि तुम कहाँ से पैसा जनरेट करोगे उस गवर्नमेंट का, वो कहाँ से मतलब पैसा जनरेट करेगी, क्योंकि हर गवर्नमेंट को देखो इनकम चाहिए होती है, ठीक है। तो वो मतलब हर गवर्नमेंट का क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि तुम्हें इस जगह से मतलब इस तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ठीक है। उसकी फाइनेंशियली ऑटोनॉमी को या फिर उसकी फाइनेंशियली उसको बरकरार रखने के लिए उस टाइप की गवर्नमेंट को, मतलब वो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो 6 की फीचर्स यहाँ पर है। अगले जो 2-3 और की फीचर्स हैं वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट की फीचर फेडरलिज्म का, कि एक कौन सा मेन पॉइंट है जिसके बिना मतलब फेडरलिज्म अधूरा है, ठीक है। तो 7th फीचर है द फेडरल सिस्टम थस एज डुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो फेडरल सिस्टम के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको मतलब कंट्री की यूनिटी बनाए रखनी है और प्रमोट करनी है कंट्री की यूनिटी को। देखो जब आप कंट्री में मतलब नीचे गवर्नमेंट्स को बिठा दोगे, ठीक है, और उन मतलब जो गवर्नमेंट्स है स्टेट गवर्नमेंट उसको मतलब सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि उसको कोई जवाब नहीं देना सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ऑब्वियसली वहाँ पर मतलब अच्छा कैलकुलेशन हो रहा है, यूनिटी बन रही है कंट्री की, ठीक है, एक दूसरे को मतलब लड़ाइयाँ नहीं हो रही, तो यूनिटी बरकरार रह रही है। तो पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, राइट। और दूसरा है वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो उन्होंने यहाँ पर रीजनल डाइवर्सिटी को भी बढ़ावा दिया, अकोमोडेट किया। कैसे, जब वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बिठा रहे हैं, नीचे वाली जो विलेज पंचायत हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उनको बिठा रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। रीजनल जो उनकी डाइवर्सिटी है, मतलब पूरी बड़ी कंट्री है, उसमें नीचे गवर्नमेंट बिठा दी तो फंक्शनली स्मूथली काम चल रहा है, ठीक है। तो 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, हमारे फेडरलिज्म के, फेडरल सिस्टम के। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। और फेडरलिज्म कंट्री में बनाने के लिए हर गवर्नमेंट को, जो भी मतलब डिफरेंट लेवल्स पर हमारे इंडिया की गवर्नमेंट है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर हमारे विलेज गवर्नमेंट, टाउन्स वाली, म्यूनिसिपैलिटीज़ वाली गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट को एग्री करना चाहिए फेडरलिज्म के बेसिक रूल्स पर, ताकि हमारे इंडिया में फेडरलिज्म जो है वो स्मूथली फॉलो हो सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम बेसिक रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एक्सपेक्ट्स म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। तो एक आइडियल फेडरल सिस्टम में 2 मेन चीज़ें होती हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी कि एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए कि हमें अपनी कंट्री को प्रमोट करना है, ठीक है, एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। और कंट्री के अंदर ये भी होना चाहिए कि भले ही हमारे अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी है, हम इतने ज़्यादा एथनिक वेरिएशन है हमारे अंदर, इतने अलग हैं, हम अलग लैंग्वेज बोलते हैं, हमारे अलग अलग कल्चर हैं। अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में जाओगे और अगर आप यहाँ पर नॉर्थ में आ जाओगे, उत्तर प्रदेश, बिहार वाली साइड, दिल्ली में, तो वहाँ के लोग हमसे बिल्कुल रिजेंबल नहीं करते अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों का फेस, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये सब होने की, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी अगर हम इंडियन लोग ये सोच कर चलते हैं कि भाई इतनी सारी डाइवर्सिटी के बाद भी हम पूरी इंडिया को एक साथ ही रहना है, तो उसको कहते हैं कि जब हम पावर शेयरिंग को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके अंदर होना चाहिए कि आपको इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के बाद भी अपनी कंट्री को एकजुट यूनाइट करके रखना है, अलग अलग उसको अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्री में डिवाइड नहीं होने देना, राइट। So now the exact balance of power between the central and state government depends mainly on the historical context in which the federation was formed, ठीक है। तो मतलब ये देखा जाना कि मतलब किसके पास ज़्यादा पावर रहेगी, सेंट्रल के पास, स्टेट के पावर, स्टेट के पास, ठीक है। कौन से मैटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेशन वगैरह करेगी, ठीक है, और मतलब किसकी ज़्यादा चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर थोप सकती है कि नहीं थोप सकती, ठीक है। और एग्जैक्ट बैलेंस क्या होगा इनके बीच की पावर का, मतलब इनके पास कितनी पावर होगी, इनका एग्जैक्ट बैलेंस इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जब ये फेडरेशन बनी थी, जब ये गवर्नमेंट जो है, जब ये कंट्री को भी फेडरल गवर्नमेंट बनी थी कभी हिस्ट्री में, तो ये कैसे बनी थी। ये 2 तरीके से बन सकती है एक कंट्री, या तो वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन हो, या तो बहुत सारी स्टेट्स मिलकर आए और एक कंट्री को फॉर्म करें, और एक हो सकती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। अभी मैं इनके बारे में दोनों बेसिक सा समझा देती हूँ, ठीक है। तो 2 रूट्स हैं जिनसे एक कंट्री फेडरल कंट्री बन सकती है, फेडरेशन बन सकती है।
पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, बहुत सारी स्टेट्स आपस में आती हैं, मिलजुल कर एक कंट्री बनाती हैं। अब क्यों बनाएंगी वो, इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्यों ही नहीं रह सकती। उनका मेन कंसर्न ये होता है सिक्योरिटी। अगर वो अलग अलग स्टेट्स रहेंगी तो उनकी सिक्योरिटी कम होगी, लेकिन अगर वो बहुत सारी स्टेट्स मिलकर एक कंट्री बन जाएगी तो बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी हो जाएगी और वो मतलब तरह से बहुत ही अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है, एक तरह से पूरी कंट्री को संभाल भी सकते हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, यहाँ पर एक कंट्री पहले से ही होती है, फिर वो अपने आप को जो है ना स्टेट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे कि इंडिया का एग्जांपल, ठीक है, हमारी इंडिया जो है पहले से ही थी ऐसी, फिर उसने उसको स्टेट में डिवाइड कर दिया। सिर्फ पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती थी, अब स्टेट में डिवाइड कर वहाँ पर स्टेट मिनिस्टर्स भी बिठा दिए हैं, ठीक है। तो सेंट्रल स्टेट मतलब वो कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर आपको मतलब बेसिक से समझ आ गया होगा। अब अगले पेज पर हम देखते हैं इसको डिटेल में कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, और इसके बाद हमारा आज का टॉपिक व्हाट इज फेडरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के डिफरेंस को डिटेल में कि ये दोनों क्या क्या होते हैं। सो कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। दिस इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट बाय पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। तो इसमें क्या होता है, जो पहले से इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं, जो मतलब अलग से पहले वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स कभी पहले बन चुकी हैं, ठीक है, वो मतलब सारी आती हैं, पूल होती है, कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन, खुद से मतलब आती हैं, उन पर कोई सप्रेस कोई दबाव नहीं होता, वो सारी स्टेट्स आती हैं साथ में टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, जिससे कि वो एक बिगर यूनिट बना सके। वो छोटी छोटी मतलब स्टेट्स होती हैं, वो सोचते हैं कि एक बड़ी सी यूनिट बना लेते हैं, बड़ी सी कंट्री बना लेते हैं, सो दैट बाय पूलिंग सोवर्निटी, जिससे कि मतलब सोवर्निटी को पूल कर एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, उन्हें आइडेंटिटी मिल जाएगी, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी को मिक्स कर दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। उनका मेन मोटिव यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाना होता है, क्योंकि समझ लो एक छोटी सी स्टेट है, उसके पास इतनी सिक्योरिटी नहीं होती, उन्हें कभी भी आकर कोई कब्जा कर लेगा उनके ऊपर, ठीक है, मतलब उन्हें अपना बंदी बना लेगा। लेकिन जब बहुत सारी स्टेट्स आपस में आकर मतलब एक तरह से जो फेडरेशंस होती हैं, बहुत सारी जो स्टेट्स होती हैं इंडिपेंडेंट, वो आपस में आकर एक बिगर यूनिट बना लेती हैं, तो उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। तो उनका यहाँ पर मेन कॉज क्या होता है, एक मतलब बड़ी यूनिट बनाने का, बिगर यूनिट बनाने का, सिक्योरिटी, ठीक है। तो सारी मतलब आती हैं साथ में और एक कंट्री बना देती हैं, ठीक है। उनकी कभी हिस्ट्री ऐसे बनी थी, ठीक है। एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये ऐसी कंट्रीज है जिनके साथ हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, कभी अलग अलग स्टेट्स हुआ करती थी और एक साथ फिर ये कंट्री मतलब इन्होंने फिर क्या करा, एक साथ इन्होंने कंट्री बनाई, ठीक है, एक साथ आई और इन्होंने कंट्री बनाई। जैसे कि यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब याद कैसे रखें, यूएसए, ठीक है, और जो तीनों कंट्रीज है यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनका जो मतलब एब्रीविएशन बन रहा है वो यूएसए ही बन रहा है। यू से यूएसए, एस से स्विट्जरलैंड एंड ए से ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी यूएस से ही बन गया, ठीक है। तो यूएसए एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आता है और यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इनके एग्जाम्पल्स हैं। ये आ गया समझ। हेयर ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग विद द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जो सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उनके पास इक्वल पावर होती है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी स्टेट के पास कम पावर है, किसी स्टेट के पास ज़्यादा पावर है। तो यहाँ पर सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो आपस में आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि भाई हमें सबको इक्वल पावर मिलेगी, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, कोई अपनी पावर कम कराने तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती है उनके पास इक्वल पावर होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। एंड आर स्ट्रॉन्ग, और वे मतलब स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ही वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। सारी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उनकी अपनी अपनी पावर होती है यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अब हम दूसरा पढ़ेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, राइट। दिस इन्वॉल्व्स वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि एक पूरी कंट्री पहले से ही होती है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि भाई छोटी छोटी स्टेट्स आकर कंट्री बनी, ठीक है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज आकर नहीं बनी, यहाँ पर एक कंट्री, वहाँ पर क्या हुआ, पहले से वो एक कंट्री थी, अब उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया, अलग अलग डिवाइड नहीं किया, स्टेट्स में डिवाइड कर दिया कंट्री। अब वो भी समझ लो, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, हमारे इंडिया का भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई उधर से उत्तर प्रदेश चल के आ रहा है, उधर से बिहार चल के आ रहा है, उधर से झारखंड चल के आ रहा है, फिर इंडिया बनी, नहीं, हमारे इंडिया में स्टेट्स पहले से ही थी, बस इन्हें अलग अलग नहीं किया था। इन सब का हेड जो सी मतलब वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन फिर हमने क्या करा, इनके अलग अलग स्टेट मिनिस्टर बिठा दिए स्टेट्स बनाकर, तो उन्हें मतलब स्टेट्स में मतलब हमने डिवाइड करा, ठीक है। डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर, मतलब अपनी पावर को डिसाइड करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करना बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स बना देते हैं और एक नेशनल गवर्नमेंट बना देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है स्पेन, बेल्जियम एंड इंडिया। स्पेन में, बेल्जियम में, इंडिया में ऐसा ही हुआ, कभी ये पूरी कंट्रीज हुआ करती थी और अब ये स्टेट्स में डिवाइडेड है और इनके अलग से स्टेट मिनिस्टर भी बैठते हैं। अब इसका अब्रीविएशन क्या है, इसे कैसे याद करें, ठीक है। तो स्पेन, बेल्जियम एंड इंडिया, ठीक है, एस से स्पेन, बी से बेल्जियम, आई से इंडिया,
SBI क्या है? हमारी इंडिया की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया आ रहा है तो इंडिया मतलब किस में आता है? हमारा होल्डिंग टुगेदर में, हमें याद आ जाएगा। और SBI यानी कि स्पेन और बेल्जियम हमने पढ़ाई था, उसमें होल्डिंग टुगेदर था, उसमें कुछ ऐसा नहीं था भाई अलग अलग स्टेट थी पहले थे वो, ठीक है। तो स्पेन, बेल्जियम, इंडिया इसका एग्जाम्पल है। हेयर सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विस द स्टेट्स। अब यहाँ पर जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होती है। इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस यही है, यहाँ पर सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होती हैं उनका जो हेड होते हैं वो सब मतलब इक्वल है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ज़्यादा सुपीरियर नहीं है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सुपीरियर होती है क्योंकि पहले से ही मतलब स्टेट्स वहाँ पर पहले से ही है। सबसे पहले वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही एग्जिस्ट करती थी, तो यहाँ पर सबसे पहले मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही पावरफुल होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी कम पावर होती है, ठीक है। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भाई कोई सी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनके पास किसी के पास कम ज़्यादा पावर भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि मतलब वो कितनी छोटी बड़ी स्टेट है और वो मतलब कैसे बनी थी कभी, ठीक है। और सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, और किसी किसी यूनिट को स्पेशल पावर ग्रांट की जा सकती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को दी थी, ठीक है। तो यही है हमारा कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर में बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स पहले जो एग्जिस्ट करती हैं वो सारी आकर एक कंट्री बनाती हैं, उनका पर्पस सिक्योरिटी होता है। इसमें हमने एग्जांपल देखा USA, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है सारी स्टेट जो हैं वो पावरफुल होती हैं, इक्वल होती हैं। और होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, पहले से एक कंट्री जो है होती है और वो क्या करती है फिर अपनी स्टेट्स में उसको डिवाइड कर देती है और अलग से स्टेट गवर्नमेंट बिठा देती है। एग्जाम्पल हम देखें स्पेन, बेल्जियम एंड इंडिया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक व्हाट इज़ फेडरलिज्म कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम इसको और चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ के लिए हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है व्हाट इज़ फेडरलिज्म। सो आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर टॉपिक समझ आ गया होगा। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।